जय हिंद। पिछली क्लास में हमने 12th क्लास की हिस्ट्री के अंतर्गत हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी, और प्रमुख विशेषताओं को पढ़ते हुए हम शहरी योजना के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखते हैं उसी शहरी योजना के अंतर्गत गृह स्थापत्य के बारे में, या सिंपल शब्दों में आज की लैंग्वेज में कहें तो घर की वास्तुकला के बारे में जानते हैं कि घर के अंदर क्या क्या आधारभूत व्यवस्था होती थी और क्या आधारभूत सुविधाएं भी होती थी। तो देखिए, उस समय में हर घरों के अंदर एक तो आंगन मिलता था। अब आंगन आप देखोगे कि बेसिकली एक बिना छत का एरिया होता है जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे, और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी यही खासियत थी कि बीच में हर घरों के अंदर एक आंगन होता था और इसी आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए होते थे इस प्रकार से। तो बीच में एक आंगन रह जाता था। आज भी आप ग्रामीण इलाकों में देखोगे तो इस प्रकार का आंगन आपको आवश्यक रूप से देखने को मिल जाएगा, और इस आंगन के ऊपर छत नहीं होती है, ये बिना छत का होता है। तो अब देखिए, हर घर के अंदर आंगन होता था और आंगन के चारों तरफ जो है आंगन के कमरे देखने को आपको मिल जाएंगे। चारों तरफ कमरे किसके? आंगन के। और आंगन के चारों तरफ क्या हो जाएंगे? कमरे। चाहे वो बेडरूम हो, चाहे स्नानागार हो, चाहे रसोई हो, सब कमरे इसी के चारों ओर हो जाएंगे। अब इस आंगन का उपयोग किस लिए होता था? तो इसके उपयोग की बात करें तो एक तो खाना बनाने के लिए, खाना पकाने में। दूसरा इसका उपयोग था कताई करने के लिए। कताई किसकी? ऊन की हो गई, रुई की हो गई, तो इनकी कताई करने के लिए आंगन का प्रयोग हो जाता था। अब वापस देखिएगा, आपकी किताब के अंदर एक लाइन और भी बढ़िया तरीके से लिखी हुई है कि आंगन का जो प्रयोग है वो एक ही मौसम में होता था। एक तो गर्म मौसम, गर्म व शुष्क मौसम में। शुष्क मतलब जब बारिश नहीं होती, और ठंडा मौसम, गर्म मौसम, ठंडा नहीं। क्यों गर्म और ठंडा? क्यों गर्म और शुष्क? क्योंकि ऊपर से खुला है, बारिश के मौसम में किसी काम का नहीं और ठंडी में ठंड लग जाएगी, तो इसलिए ये गर्म और शुष्क मौसम में आंगन के अंदर खाना पकाने के लिए या कटाई करने के लिए काम में लिया जाता था। तो इसी प्रकार हम आगे अगर गृह स्थापत्य की विशेषता देखें तो हर घरों के अंदर एक सामान्य विशेषता ये मिली, या सबसे बड़ी विशेषता हम कह सकते हैं कि जितने भी हमको घर मिले उनमें भूमि के तल पर कोई भी खिड़की नहीं थी। मतलब जो ग्राउंड फ्लोर होता है वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती थी। जैसा आजकल एक फैशन होता है कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ छोड़ दी जाती है ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि आजकल हमारे पास में बहुत सारे संसाधन हो गए, हमने अंदर ग्लास लगा दिए, कांच लगा दिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। और जो हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पा वासियों की बात की जाए तो ये एकांत प्रिय थे। कैसे थे? एकांत प्रिय। और इसी एकांत प्रिय के कारण ये भूमि तल पर खिड़कियां नहीं रखते थे। आपको पूछा जा सकता है कि गृह स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये आपको डायरेक्ट अभी 12वीं के लेवल पे तो नहीं पूछा जाएगा कि भूमि तल पर खिड़कियां क्यों नहीं होती थी, और लेकिन ध्यान में रखना ही है कि एकांतता के कारण वो भूमि तल पर खिड़कियां नहीं रखते थे। अगर एकांतता की एक और खासियत देखें तो हमने पढ़ा था कि इनके शहर जो थे वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। अब जैसे ये मान लीजिए आयताकार है और ये ग्रिड प्रणाली पर सड़कें हैं इनकी, तो इस प्रकार से कुछ सड़कें हो जाएगी। अब इन सड़कों के बीच में गलियां भी होगी, तो गलियां भी इनके एकदम समकोण पे कटती है इस प्रकार से। और दूसरी बात, जितने भी मकान होंगे दोस्तों, वो मकान जो है वो मेन सड़क पर ना खुल करके, मकानों के जो मुख्य द्वार है वो मेन सड़क पर ना खुल करके गली में खुलेंगे। तो इस प्रकार से ये देखिए, जैसे ये मकान हो गया तो इसका जो द्वार है वो गली में खुल जाएगा, चाहे इधर खुले चाहे इधर खुले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आजकल एक फैशन है कि हमारा जो मेन दरवाजा है वो मेन सड़क पे होना चाहिए, तो ऐसा उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि वो प्राइवेसी चाहते थे। एकांतता का मतलब प्राइवेसी कह सकते हो, या वो नहीं चाहते थे कि सड़क पे चलने वाले लोग उनके घरों में ताका झाकी करें। तो इस प्रकार से वो अपने घरों की डिजाइन रखते थे। अब देखिए, हर घरों के अंदर एक स्नानागार मिलेंगे। अब दोस्तों, ये स्नानागार कोई बड़ी बात नहीं है आज के हिसाब से, लेकिन ये बात कब की हो रही है? आज से लगभग 8000 साल पहले की, 8000 साल पहले। अब उस समय में घरों के अंदर स्नानागार होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उस समय भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सभी स्थलों में हमको क्या देखने को मिलते हैं? स्नानागार। और सबसे बड़ी विशेषता तो हमने देखी थी, याद कीजिए कौन सी? नाली प्रणाली। अब नाली प्रणाली या स्नानागार होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आधुनिकता के हिसाब से हम बात कर रहे हैं 8000 साल पहले की। 8000 साल बहुत ज़्यादा हो जाते, और उस समय में लोगों के अंदर इतना कॉमन सेंस था कि वो घरों के अंदर स्नानागार रख रहे और शहर के अंदर गंदगी ना फैले या पानी का बहाव ना हो, इसलिए वो नालियाँ बना रहे थे। तो सोचिए कि उनका माइंड कितना डेवलप था, या उनका सिविक सेंस कितना डेवलप हो सकता था। अब देखिए, हर घरों के अंदर एक स्नानागार होते थे, और स्नानागार किससे कनेक्ट होते थे? नाली से, नाली से जुड़े हुए, ताकि वो पानी सीधा कहाँ जाएगा? नालियों के रास्ते से होता हुआ शहर से बाहर। रसोई होती थी तो रसोई का भी गंदा पानी नालियों से होता हुआ शहर से बाहर, यानी कि शहर के अंदर आपको किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं मिलेगी। अब देखिए, इन मकानों के अंदर कभी कभी दोहरी मंजिलें होती थी, तो जब दोहरी मंजिल हो जाएगी तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अब कॉमन सेंस की बात है, किसका प्रयोग करेंगे? सीढ़ी का। ठीक है, तो दोहरी मंजिलें बहुत सारी मिलती है हमको, तो हमें सीढ़ी मिल जाती है दूसरी मंजिल पर जाने के लिए। अब देखिए,
यहाँ की अगली विशेषता की बात करें कि हर घरों के अंदर हमको क्या मिल जाते हैं, कुएं। अब देखिए दोस्तों, हमने ये तो बात की कि भूमि तल पर खिड़कियाँ नहीं हैं, क्योंकि वो लोगों को ये पसंद नहीं करते कि लोग उनके घरों में ताका झाकी करें या देखें, या सड़क पे अपना मेन दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। लेकिन वो इतना सिविक सेंस रखते थे कि कुएं इस प्रकार से बनाते थे कि सड़क पे कोई भी चल रहा है, उसको जब भी प्यास लगे वो सीधी पहुँच कहाँ तक रखे, कुएं तक, यानी कि उसको घर के अंदर नहीं आना पड़े और वो सीधा कुएं तक चला जाए। जैसे कि देखिए ये घर हो गया, ये घर है और इधर से सड़क जा रही है और इधर भी सड़क है। अब ये इनके कमरे हो गए सारे इस प्रकार से, इनका ये गली है तो दरवाजा इधर हो गया, मेन दरवाजा। अब कुएं को इस प्रकार से बनाएंगे, इधर दरवाजा रहेगा कमरे का और इधर भी दरवाजा रह जाएगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कुआं होगा और राहगीर कुएं के पास आएगा, पानी पिएगा और वापस से चलता बनेगा। उसको घर से कोई लेना देना नहीं है। घर के लोगों को जब भी पानी चाहिएगा वो इसी दरवाजे से कुएं के पास जाएंगे, कुएं से पानी लेंगे और आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हर घरों के अंदर कुएं होते थे और कुएं की व्यवस्था इस प्रकार से या ऐसे कमरे में करते थे जहाँ पर राहगीर आसानी से आ पाए, पानी पिए और चलता बने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अंदर गृह स्थापत्य अपनी विशेषता रखते थे। अब इसके अंदर आपकी पाठ्य पुस्तक में एक विद्वान का नाम भी दे रखा है, बात करते हैं उनके बारे में। देखिएगा आपकी पाठ्य पुस्तक में एक विद्वान का नाम दिए रखा है, अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके। अब ये जो है अपनी पुस्तक द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में लिखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर नाली प्रणाली बहुत ही विकसित थी। कौन सी प्रणाली? नाली प्रणाली का जिक्र का बहुत ही विस्तृत तरीके से वर्णन मिलता है। बेसिकली नाली प्रणाली के बारे में आगे पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि अर्नेस्ट मैके जो है अपनी पुस्तक द अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के अंदर नाली प्रणाली का बहुत ही विस्तृत ढंग से और बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये वर्णन करते हैं कि उस समय में भी नालियों का विकास किस तरह से हो रखा था। नालियाँ पूरी तरह से चूने की पट्टियों से ढकी हुई थी। नालियों का वाटर प्रूफिंग किया गया था ताकि पानी का बहाव सड़कों पर नहीं हो। जगह जगह पर मैन होल बने हुए थे ताकि ठोस कचरा नालियों में जो भी बह रहा है उन गड्ढों में भर जाए और नालियाँ जो है वो अवरुद्ध ना हो। अब इतना कॉमन सेंस तो आज भी नहीं है कि गाँवों के अंदर नालियाँ हैं, प्लास्टिक है, वो ऐसे उनके ऊपर नालियों के अंदर बंद हो जाता है और नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है। तो आज भी हमारा भारत इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना उस समय में हमारी हड़प्पा सभ्यता थी। कई बार तो इसकी तुलना 18वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा 18वीं शताब्दी, यानी कि इससे लगभग 7000 साल बाद या 8000 साल मान के चलिए, 8000 साल बाद का जो पेरिस था उस शहर में भी ऐसी हमको नाली प्रणाली नहीं मिलती है जैसी कहाँ मिलती है, हड़प्पा सभ्यता में। ये इसकी सबसे अनूठी विशेषता मानी जाती है। आइए अब देखते हैं शहरी योजना की अन्य विशेषता के बारे में, जो कि है दुर्ग। हमने जब शहरी योजना पढ़ी थी तो इसके अंदर हमने दो प्रकार पढ़े थे, यानी कि शहर को दो भागों में बांटा था। एक तो हमने दुर्ग पढ़ा था और एक सामान्य नगर। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा हम दुर्ग आज समझते हैं कि जिसमें राजा रहते होंगे, सैनिक रहते होंगे, वैसा दुर्ग ये नहीं था। क्योंकि आज तक हमें इसके जितने भी अवशेष मिले हैं या जितनी भी इसकी जानकारी हमारे पास में अवेलेबल है, उनसे ये 1% भी कहीं भी पता नहीं चलता कि उस समय में हड़प्पा सभ्यता में सेना का अस्तित्व था। क्योंकि हमें हथियार बिल्कुल ही नहीं मिलते या बहुत ही कम मिलते हैं, तो इससे हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इस दुर्ग के अंदर सेना रहती होगी या राजा का अस्तित्व रहा होगा। क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है, तब तक अभी भी कोई सुप्रीम सत्ता का अस्तित्व नहीं आ पाया था। लेकिन यहाँ पर दुर्ग का प्रयोग किस लिए होता होगा? एक तो हमने बात की थी कि तो जो उच्च वर्ग है, जैसे कोई ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया, उनके रहने के लिए, या फिर एक आपकी किताब में दिया हुआ है कि दुर्गों के अंदर हमें बहुत सारी संरचनाएं मिलती है। एक संरचना में मिली है एक कक्ष के रूप में, जिसको हमने नाम दिया सार्वजनिक गोदाम। वो गोदाम था या नहीं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम ये बहुत बड़ा कक्ष था और उनमें कुछ अनाज के दाने उसमें से मिले, इस कारण से हमने कहा कि वो क्या हो सकता है, सार्वजनिक गोदाम। ठीक है, अब इस सार्वजनिक गोदाम जो है ये एक सतह के ऊपर मिला, यानी कि एक चबूतरे के ऊपर। इस प्रकार से चबूतरा था, ये चबूतरे के ऊपर मिला। चबूतरा मतलब ऐसे नीचे बोल तो पिलर भरे हुए थे, पूरा एक ठोस पिलर जैसा, उसके ऊपर इसको बना रखा था। अब ये चबूतरा जो था ये मिट्टी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? मिट्टी का, ध्यान रखिएगा। और हमें सिर्फ यही मिला है, पूरा ऊपर ये गोदाम या कक्ष नहीं मिला, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया, पुरातत्वविदों ने, कि अगर ये मिट्टी का बना हुआ अभी भी अवेलेबल है तो अगर इसके ऊपर मिट्टी का बना हुआ होगा तो वो भी होना चाहिए था। तो नहीं मिला, इसका मतलब वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ऐसी कोई फ्रेम बनी हुई होगी ऊपर, और वो किसकी बनी थी? लकड़ी की। और लकड़ी की थी इसलिए दीमक से क्या हो गई? नष्ट हो गई, क्योंकि अभी तक हमारे पास में लकड़ी की ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। तो पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि जो सार्वजनिक गोदाम मिला है ये किसका बना था? मिट्टी का, जिसका चबूतरा मिट्टी का था, लेकिन ऊपर जो गोदाम हो सकता था लकड़ी का बना हुआ था, क्योंकि उस समय में धातु का अभी भी ज्ञान हमारे पास में ज़्यादा नहीं था। लोहे का आविष्कार बहुत समय के बाद हुआ, तांबे का था, लेकिन तांबे के उस समय में हमारे पास में कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है।
तो हमने सीधी ये जानकारी लगाई कि वो किसका बना हो सकता था, लकड़ी का, ध्यान रखिएगा। अब दूसरी हमें विशाल संरचना मिली जो कि क्या थी, एक स्नानागार। स्नानागार मतलब आप अनुमान लगा सकते हो आज के स्विमिंग पूल से। अब इसका काम स्विमिंग पूल के जैसा नहीं था, इसका काम था सार्वजनिक स्नान के लिए, ठीक वैसा ही जैसा स्विमिंग पूल के लिए होता है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग था। हमने ये अनुमान लगाया कि ये स्विमिंग पूल जैसा स्नानागार था और यहाँ पर क्या हो सकता था, सार्वजनिक स्नान, क्योंकि बहुत बड़ी संरचना थी, ये कोई छोटी संरचना नहीं, बहुत बड़ी संरचना है। लगभग आप मान सकते हो एक फुटबॉल के मैदान जितनी। तो इतनी बड़ी संरचना किसी एक अकेले व्यक्ति के लिए नहाने के लिए नहीं हो सकती। तो अनुमान लगाया कि ये क्या हो सकता है, सार्वजनिक स्नानागार। अब इस सार्वजनिक स्नानागार की आकृति कैसी है, आयताकार। ये लीजिए आयताकार, इस प्रकार से इधर ही बना देते हैं, इस प्रकार से कैसी है, आयताकार है। अब ये गलियारों से घिरा हुआ है, यानी कि इसके चारों तरफ गलियां बनी हुई है, गलियारे, ऐसी गलियां बनी हुई है जिसके अंदर लोग बैठते होंगे या कुछ भी कार्यक्रम होता होगा, हमें नहीं पता। इसको ब्लैक कलर से ही बना देते हैं। इसके चारों तरफ क्या बनी हुई है, गलियारे। गलियारे मतलब समझ तो गैलरी, एक प्रकार से कह सकते हो गैलरी बनी हुई है। इस प्रकार से गैलरी बनी हुई है। और स्विमिंग पूल के अंदर या स्नानागार के अंदर उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में क्या बनी हुई है, सीढ़ियां। तो ये लीजिए उत्तर दिशा, तो इधर आपकी सीढ़ियां बनी हुई है इस प्रकार से, और इधर भी क्या बनी होगी, सीढ़ियां। ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये स्नानागार ही हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर प्रूफिंग की गई थी उस समय में, किससे, जिप्सम से। क्योंकि जिप्सम जो होता है वो बहुत अच्छा वाटर प्रूफिंग का काम करता है, इतना बढ़िया नहीं, लेकिन उस समय में जितने भी संसाधन अवेलेबल था उसके हिसाब से। तो ईंटों से और जिप्सम से क्या की गई थी, वाटर प्रूफिंग, ताकि पानी का रिसाव नहीं हो, पानी अंदर भरा रहे। इसके तीनों और क्या बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं, मतलब तीन साइड में कमरे बने हुए हैं। तीन साइड कौन सी हो सकती है, हम अनुमान से कोई भी ले सकते हैं। ये ऐसे कमरे बने हुए हैं इसके तीन साइड। अब वो कमरे किस लिए हो सकते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा या कपड़े बदलने के लिए, सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, हमारे पास में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं। हो सकता है अंदर कपड़े अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते हो, या कोई ऐसा उनका वार्षिक आयोजन होता हो जिसके अंदर स्नानागार हो, तो कपड़े बदलने के काम में आ जाए। दूसरा, एक कुआं भी मिला है, ये कक्ष के अंदर क्या मिला है, कुआं। अब ये कुआं जैसे ही मिला और एक नाला भी मिल गया जो किससे जुड़ा हुआ था, कुएं से। तो ये सारी जानकारी हमारे पास में अवेलेबल हुई, तो हमें ये लगभग पता चल गया कि ये क्या है, स्नानागार। 100% गारंटी अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ अभी जितनी भी जानकारी अवेलेबल है वो किसकी ओर इशारा करती है, स्नानागार की ओर। अब इसकी एक खासियत और भी हमें मिली कि इसके उत्तर के अंदर एक गली है, ऐसे गलियां होती होगी, हमने पढ़ा ना, ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें बनी हुई है, गलियां बनी हुई है। तो उस उत्तर में एक गली है, उस गली के दूसरी ओर ऐसे एक गलियारा और बना हुआ, गैलरी और बनी हुई है। क्या बनी हुई है, गैलरी। उस गैलरी के दोनों तरफ चार चार स्विमिंग पूल बने हुए हैं। इसको मैं दुर्ग को मिटा देता हूँ, इसको मैं अच्छे से बता देता ना। देखिए इस गली के, ये जैसे मान लीजिए गली है, इस गली के ऊपर एक गलियारा है, ये गलियारा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छे से पता चलेगा क्या है ये गलियारा। इस गलियारे के चारों तरफ चार चार स्विमिंग पूल छोटे छोटे ऐसे, यानी कि टोटल कितने, 8। आटों को कुएं से जोड़ा गया, और आटों में क्या है, नालियाँ, और वही नालियाँ वापस किससे जुड़ती है, गली के अंदर जो नाली है उससे। ठीक है, पानी को जैसे ही गंदा हो गया या कुछ भी पानी खाली करना है उसको वापस से खाली करिए। तो इतनी सुविकसित प्रणाली हमारे पास में अवेलेबल थी। तो ये तीन कमरे हो गए, ये बीच में आपके स्विमिंग पूल हो गया रेड कलर का, उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ हो गई, गलियारा हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, एक नाला भी जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से हमारे पास में जानकारी अवेलेबल होती है कि जो दुर्ग था वो विशिष्ट संरचनाओं के लिए था, या दुर्ग के अंदर सामान्य तौर पे कुछ धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम होते होंगे। भाई इतना बड़ा स्विमिंग पूल है तो कोई धार्मिक अनुष्ठानिक कार्यक्रम होता होगा जो आज हम नहीं जानते, उस समय में उनके कुछ रीति रिवाज रहे होंगे, या कोई और भी काम होता होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एक विशाल स्नानागार था, उसकी विशेषता आपको लिखवा सकता है कि बताइए आप विशाल स्नानागार के बारे में क्या जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक भिन्नता के कौन कौन से हमारे पास में जानकारियां अवेलेबल है। सामाजिक भिन्नता का मतलब, जैसे आज हमारे समाज के अंदर 4 वर्ण मिलते हैं। कौन से 4 वर्ण? आप इतिहास के अंदर इसको और अगले पार्ट के अंदर इनको और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ कि आज की जो 4 वर्ग है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये वैदिक काल की देन है। उसके बाद हमारे समाज के अंदर अलग अलग सामाजिक परिवर्तन शुरू हो गए। लेकिन इन 4 धार्मिक समूहों को अलग रखें तो आज भी हमारे समाज के अंदर 3 समूह मिलते हैं। कौन कौन से? अमीर, या उसको उच्च वर्ग कहेंगे, उच्च, मध्यम और निम्न। तो ये 3 वर्ग हमको आज भी देखने को मिलते हैं। संविधान के अंदर भी इन तीनों का उल्लेख हमको आसानी से मिल जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, मानव की हमेशा परंपरा रही है
कि वो ये जानना चाहता है कि ये जो भिन्नता ये कहाँ से शुरू हुई, या सामाजिक भिन्नता जो आर्थिक भिन्नता के आधार पर पनपी, या मानव की मस्तिष्क की उपज है, या किस प्रकार से इसका फैलाव हुआ। तो जब इसकी जानकारी हमने इकट्ठा करनी चाहिए तो इतिहास के अंदर जाग के देखा तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने ध्यान दिया कि जो समाधान प्रक्रिया थी वो लगभग हर जगह अलग अलग थी। अलग अलग तो थी, लेकिन सबके अंदर अलग अलग प्रथाओं का उल्लेख मिलता है। तो उनके बारे में डिस्कस करके हम ये पता करेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि सामाजिक भिन्नता अवेलेबल थी। तो देखिए कि जब मिस्र, ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी मिस्र सभ्यता, उस मिस्र की सभ्यता के अंदर हमको पिरामिड मिलते हैं। और जब इन पिरामिडों की खोज की गई, सर्वेक्षण किया गया, अन्वेषण किया गया, तो हमको इनके अंदर कुछ कब्रें मिली। क्या मिली? कब्रें, जिनके अंदर क्या थी? मम्मी। उन मम्मी के पास में हमको धन संपत्ति मिलती है। क्या मिलती है? धन संपत्ति, सोने चांदी के ये। क्योंकि मिस्रवासी ये मानते थे कि ये जन्म में मरने के बाद में भी आगे कोई दूसरा जीवन होता है, यानी कि वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे मृत्यु उपरांत। तो कुछ में तो उनको धन संपत्ति मिलती है, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी थी जहाँ पे धन संपत्ति नहीं मिलती है। तो मिस्र की सभ्यता से हमें साफ पता चल जाता है कि उस समय में समाज के दो धड़े बन गए थे, एक तो राजकीय यानी कि उच्च, और दूसरा निम्न। इस प्रकार से दो धड़े तो बन चुके थे। हमने उच्च का कैसे पता लगाया कि कुछ कब्रों के अंदर क्या थी? धन संपत्ति, और कुछ के अंदर नहीं थी। ध्यान से समझिएगा, हमको ऐसे नहीं रटना है, चीज़ों को समझना है। अगर एक बार आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से लिख सकते हो। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि यहाँ पर जो समाधान थे वो कहाँ पर होते थे? गर्तों में। गर्त मतलब गड्ढे के अंदर खोद के उनको दफन किया जाता। क्या किया जाता था? दफन। जलाने की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। कई कई इनको पानी के अंदर बहाने की भी प्रक्रिया थी। कई ऐसी भी प्रक्रिया प्रचलित हुई कि इनको नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिनको जंगली जीव खा लेते हैं। फिर समाधान की सब जगह क्या थी? अलग अलग प्रथा। अलग अलग प्रथा मतलब हमको कुछ शव जो है जिनका सिर तो मिला उत्तर में और किसी का दक्षिण में, किसी को उल्टा लेटाया गया है, किसी को सीधा। अब वो क्या कारण रहे होंगे उनकी जानकारी हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि अलग अलग प्रथा रही होगी। आज भी हमारे अंदर अलग अलग प्रथा है, जिसके अंदर शव को जलाने की अलग प्रक्रिया है। किसी में उल्टा लिटा के जलाते हैं, किसी में सीधा, किसी में बिठा के, सब जगह अलग अलग प्रक्रिया है। किसी में दफन किया हुआ तो बिठा के दफन किया हुआ है, किसी में पैर उल्टे रखे गए, तो सब जगह हमको अलग अलग प्रथा मिलती है। तो आगे देखिए, हमें कुछ कब्रों के अंदर मिट्टी की चिनाई मिलती है। अब देखिए कब्रें बनाई और कब्रों के ऊपर बढ़िया से मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ है, फिनिशिंग की हुई है। अब वो फिनिशिंग कुछ कब्रों के ऊपर मिलता है, हर कब्र के ऊपर नहीं मिलता। अब कुछ कब्रों के ऊपर जब मिट्टी की चिनाई मिली तो हमें ये पता लगा कि आवश्यक रूप से उस समय समाज के अंदर ऐसा धड़ा भी रहा होगा जो उच्च वर्ग रहा होगा, और वो इतना अफोर्ड कर सकता होगा कि वो मिट्टी की चिनाई कर पाए। ठीक है ना भाई? आज हमारे पास में मिट्टी की चिनाई हो सकता है उसने उसके ऊपर कुछ कलाकारी भी की हो, तो वो जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि प्लास्टर हमको मिलता है कब्रों के ऊपर। तो इससे पता लगता है कि वो उच्च वर्ग का रहा होगा या किसी दूसरे वर्ग का भी रहा होगा, जैसे ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया, या कोई पुजारी हो गया, ठीक है ना, या व्यापारी बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से मतलब पढ़ क्या है हम? सामाजिक भिन्नता, वो कोई भी हो सकता है, अमीर व्यापारी भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर भिन्नता तो कहीं से भी आ सकती है। अब कुछ कब्रों में हमको मृदभांड मिलता है। मृदभांड क्या? मिट्टी के बर्तन। कुछ कब्रों में, हर कब्रों में नहीं। अब कुछ कब्रों में क्यों? हो सकता है कुछ लोग उसको वहन नहीं कर सकते, उनकी क्षमता नहीं हो, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि वो कब्र के अंदर आभूषण रख पाए, मृदभांड रख पाए। तो देखिए कुछ कब्रों के अंदर मृदभांड भी मिलते हैं और आभूषण भी मिलते हैं। आभूषण सोने चांदी के नहीं, अभी तक हमारे पास में सोना नहीं है, चांदी नहीं है, तांबा नहीं है, लोहा भी नहीं है। ये आभूषण किसके थे पता है आपको? लकड़ी के, पत्थर के, शंख के। इस प्रकार से ये आभूषण बने होते, शंख के चल्ले बढ़िया से डिजाइन करके गले के अंदर डालते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको ये मिलता है। इससे क्या जानकारी पता चलती है कि हमें ये जो है ना, ये मृत्यु उपरांत जीवन के अंदर विश्वास रखते थे। आज भी आप अपने घरों में देखना, कई बार ताकाजाकी करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने अंदर झांक के देखो। तो अपने घरों में देखना, जब भी किसी की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद में जो गरीब होता है उसको हम दान करते हैं। क्यों दान किया जाता है? हमारी धारणा यही रहती है कि हम इसको देंगे तो बदले में उसको वहां मिलेगा, कहा जहां वो गया है, वो स्वर्ग नरक जो भी धारणा चलती है, तो उसको वहां मिलेगा। सीधा मतलब है कि वो किसमें विश्वास रख रहा है? मृत्यु उपरांत जीवन में। ठीक है, उसकी जो सामग्री होगी वो सब दे देगा कि ये यहाँ पर तो लेके चल रहा था, वहां पर भी इसका उपयोग करेगा। वो मृत्यु उपरांत जीवन होता है या नहीं होता है, लेकिन वो विश्वास करते थे, आज भी करते हैं, क्योंकि समाज हमारा वही है। बीच में ये ब्रेक भले ही होगी, लेकिन समाज वही है, कोई दूसरा समाज नहीं है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए
समाधान के अंतर्गत जब 1980 के दशक में उत्खनन हो रहा था, तो उत्खनन के दौरान हमको एक कब्र मिली। उस कब्र के अंदर पुरुष की खोपड़ी मिलती है। क्या मिलती है? पुरुष की खोपड़ी। पूरा शव नहीं मिला, हो सकता है नष्ट हो गया हो, या फिर सिर्फ खोपड़ी को ही दफन किया गया हो, कुछ उनकी प्रथा रही होगी, बलि प्रथा, कुछ भी हमें नहीं पता है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो इन्हीं सबसे मिलती है। कुछ भी लिखा हुआ रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में आगे पढ़ेंगे कि हमारी अभी तक इतनी भी औकात नहीं हो पाई कि उस लिखे हुए को हम पढ़ पाए। कुछ मोहरों पर लिखा हुआ भी है, लेकिन उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, क्योंकि ये हमारी गलती, उनकी गलती। उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई, या हमारा ज्ञान इतना विकसित नहीं हो पाया कि उसको हम नहीं पढ़ पाए। तो इन सब से हम अपना ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं। देखिए, इस खोपड़ी के पास में शंख के 3 छल्ले मिलते हैं। शंख देखा आपने? उस शंख को काट काट के चूड़ियाँ बनाई होगी या छल्ले बनाए होंगे, वो छल्ले मिलते हैं 3। जस्ट पर एक आभूषण होता है मिट्टी से बनाया हुआ, जिसके ऊपर कुछ चिकनाट पॉलिश वगैरह की जाती है मिट्टी में पका पका के। फिर मणके, छूटे हुए मनके जैसे पत्थर के हो गए, ठीक है, उनके अंदर छेद वगैरह करके, और मणकों का आभूषण भी मिलता है। तो इस प्रकार से ये समाधान की कुछ प्रक्रिया थी, जिनसे हमें पता चलता है कि समाज में भिन्नता पनप चुकी थी। वही से अब ये भिन्नता आर्थिक देन थी या मानव के मस्तिष्क की देन थी, इनका हमें कुछ भी पता नहीं है। हमें इतना जरूर पता है कि हो सकता है ये आर्थिक देन ही हो, क्योंकि आज भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो अलग ढंग से अपने कार्यक्रम मनाता है, ठीक है, रीति रिवाज चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा है तो वो अपने ढंग से अलग कार्यक्रम मनाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक भिन्नता कैसे पनपी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जहाँ हम इसी पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।